अस्सलाम एवरीवन। तो हम करेंगे हमारे नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा की अगली टाइप विच इज बर्केट लिम्फोमा। एक बात याद रखनी है आपने कि कुछ ही ऐसे लिम्फोमास है जो एससीक्यूज में आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये वन ऑफ देम है। ये इंतहा का इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ऐसे फिंगर टिप्स पे आपकी होनी चाहिए इसकी सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपका एससीक्यू और एमसीक्यू दोनों में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत आसान सी बात है इसमें। बर्केट लिम्फोमा में बेसिकली ना आपका जब भी सिनेरियो देंगे तो वो अफ्रीकन ओरिजिन भी बता देंगे, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, जिसमें मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या है कि ट्रांसलोकेशन ही हो रही है, ठीक है। आपकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जेनेटिक म्यूटेशन आती है डिफरेंट रीजंस की वजह से। उनमें से एक जेनेटिक म्यूटेशन का तरीका ये होता है कि एक क्रोमोसोम पे से दूसरे क्रोमोसोम पे कुछ लग जाए, तो यहाँ पर यही हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर 8 पे वी हैव अ जीन नॉन एज MYC मिक जीन, ठीक है। ये मिक जीन क्या काम करता है पहले ये बात कर लेते हैं। हमारे पास ये जो MYC जीन है इसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म। वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म एक बड़ा स्पेशल किस्म की मेटाबॉलिज्म है। आपको याद है हमने जनरली जो सेल ऑक्सीडेशन पाथवे पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले वी हैव ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एक हमारे पास चीज होती है, उसके बाद हमारे पास होती है क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यही हमने कहा था ना। और उसमें से जो ग्लाइकोलिसिस थी ये फर्स्ट, इसको हम ग्लाइकोलिसिस ही कहते होते हैं, और जो क्रेब्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्योंकि ये बहुत हाई यील्ड ऑफ ATP बना के देता है हमें, ठीक है। नॉर्मल जितने भी सेल्स हैं उसमें ये एक पाथवे चल रहा होता है, उनमें ये पूरा पाथवे चल रहा होता है, और दिस इज द पाथवे ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फॉर अ सेल, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड इसके रिजल्ट में ATP के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। तो ये दो चीजें बनती हैं। अब ये जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब होती है ना, तो जितने भी बॉन्ड्स हैं सेल्स के, जो नॉर्मल बॉन्ड्स, आपको पता है कि काफी सारी स्टेजेस आती हैं इनके दरमियान में, तो जो नॉर्मल आपके कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं, जिसकी वजह से ATP जनरेट होती है बेसिकली, ठीक है। आपने पढ़ा था कि 36 ATP जनरेट होती है, 34 मतलब इस तरह कुछ थी फिगर। तो वो सारी की सारी बॉन्ड्स टूटने की वजह से जनरेट होती है, और एंड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और बल्कि एंड में ऑक्सीजन बन जाती है साथ, ठीक है। तो मतलब ये कि आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और ATP आ जाती है। लेकिन किस बात की एक्सपेंस पे आती है? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के टूटने की बेस पे। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये आपका एनर्जी कंज्यूम करता है। आपने याद होगा कि पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंड में बनता है हमारे पास एसिटाइल CoA, ठीक है। ये सारी पुरानी बातें मैं आपको बता रही हूँ। एसिटाइल CoA बनता है ग्लाइकोलिसिस के एंड में, और ग्लाइकोलिसिस आपकी मेरे ख्याल है हार्डली 1 या 2 ATP यील्ड करते हैं, ये कोई खास ATP प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसमें आपकी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये जो एसिटाइल CoA है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और यही एसिटाइल CoA आपकी पूरी क्रेब्स साइकिल में आता है और फिर आपकी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो एसिटाइल CoA इज अ वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, और इसमें आपके इसके बनने तक आपके कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितने बीच में हैं वो सारे प्रिजर्व्ड होते हैं, अभी वो टूटते नहीं हैं। हमारे पास क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, स्पेशली जो कैंसरस सेल्स हैं, उनमें ये एसिटाइल CoA यूटिलाइज होने के बजाय इस रिएक्शन में ये चला जाता है आपकी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाले पाथवे में। आपने पढ़ा होगा कि जब सेल्स ऑक्सीजन की कमी होती है जिन सेल्स में, उनमें पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन। ये बात भी पुरानी पढ़ी हुई आपने कि उसमें एसिटाइल CoA या तो लैक्टिक एसिड बनाता है या फिर एथेनॉल बना देता है, ठीक है, और ATP कम बनती है उस वजह से। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो रही होती, इसी वजह से इनको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत होती है इनमें। जिन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम है, वहां पर हमारे पास एसिटाइल CoA लैक्टिक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरे पाथवेज नहीं होते, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट में आपकी ATP नहीं बनती, या बनती है तो बहुत थोड़ी बनती है, और आपके जो बॉन्ड्स हैं वो नहीं टूटते। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो इनमें प्रिजर्व्ड रहते हैं, लैक्टिक एसिड एथेनॉल प्रिजर्व रहते हैं, ATP बहुत कम बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी नहीं बनते, मतलब आपके बॉन्ड्स प्रिजर्व हैं। अब इन बॉन्ड्स की प्रिजर्वेशन का फायदा क्या होता है? नॉर्मल जो सेल्स है उनमें तो ज़ाहिर नहीं होता, उनमें तो हमें एनर्जी ATP के फॉर्म में चाहिए, लेकिन कैंसरस सेल्स में ये जो बॉन्ड्स है ना ये आपको एनाबोलिज्म में हेल्प करते हैं। एनाबोलिज्म क्या चीज़ है? नए सेल्स की फॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन। तो ये जब बॉन्ड्स आपको नए सेल्स को बनाने में और अपने सेल को जिंदा रखने में ज्यादा अरसे तक हेल्प आउट करते हैं, तो सेल्स जो है वो मजीद प्रोलिफरेट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और रैपिड माइटोसिस करता है। और ये आपका कैंसरस सेल्स यानी ऑन्कोजेनेसिस का हॉल मार्क होता है कि सेल्स की रैपिड माइटोसिस हो।
इस तरह आपके सेल्स जो है वो रैपिड माइटोसिस करती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेटाबॉलिक पाथवे है जो आपके कैंसर सेल्स में होता है कि वो ग्लाइकोलाइसिस में आएंगे और उसके बाद वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को छोड़कर एसिटाइल को एक लैक्टिक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे ताकि बॉन्ड्स प्रिजर्व रहें और वो अपने सेल्स की प्रोलिफरेशन कर सके, एनाबोलिज्म कर सकें। इस पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को, ये वाला जो मेटाबॉलिज्म है इसको वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि वॉरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और कैंसर्स का हॉलमार्क होता है माइटोसिस। जिस जगह माइटोसिस नहीं होती वहां पर कैंसर कभी भी मैलिग्नेंट नहीं हो सकता। ये वाला आपने याद है, बर्किट्स लिम्फोमा कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग ह्यूमन ट्यूमर। इंसानी जो बॉडी में ट्यूमर्स हो सकते हैं उनमें से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्यूमर वो बर्किट्स लिम्फोमा है, क्योंकि इसमें ये वारबर्ग मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, ठीक है। और क्यों काम कर रहा होता है तेजी से? इस मिक जीन में म्यूटेशन आती है। मिक जीन इज बेसिकली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 8 और होता क्या है कि इन सम केसेस मतलब बर्किट लिम्फोमा के पेशेंट्स में क्रोमोसोम नंबर 8 से जाकर मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोमोसोम नंबर 14 में वही IGH लोकस पे लगता है। आपने देखा होगा कि हमेशा हम ये बात करते हैं कि कोई भी क्रोमोसोम आता है तो 14 पे ही लगता है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पर आकर ट्रांसलोकेशन होती है। तो मोस्ट कॉमनली वो इधर ही आता है, कभी कभी किसी और जगह पर भी जा सकते हैं, कैपा लैम्डा वगैरह भी लोकाएं हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये होता है कि मिक जीन जब वो ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसलोकेशन की वजह से मिक जीन की हो जाती है ओवर एक्सप्रेशन, जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन हो जाती है। और ये मिक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वारबर्ग मेटाबॉलिज्म। और वारबर्ग मेटाबॉलिज्म जब होगी ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये वाली चीजें रुक के एसिटाइल कोई कन्वर्ट हो जाएगा इनमें, हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रिजर्व हो गए, सेल्स अपने आप को प्रोलिफरेट करते जाते हैं, एनाबॉलिज्म होता जाता है, उनको फायदा होता जाता है और वो बहुत तेजी से माइटोसिस करते हैं और ये आपका बना देता है बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस आपने याद रखनी है। किसी को कोई भी बात ना समझ आए तो आपने मुझसे पूछनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है, वैसे इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, तो सारी आपकी पुरानी बातें थी। सिर्फ बात याद रखने वाली ये कि ये जो आपके हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनाबॉलिक पाथवे, फॉर योर एनाबॉलिक का मतलब है सेल्स को नया बनाने वाला जो पाथवे है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप जहन में वैसे ही सवाल आना चाहिए कि यार यहाँ भी तो एटीपी बन रही है और एटीपी भी तो एनर्जी है, तो हम क्यों उससे नए सेल्स नहीं बना सकते और हमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स ही क्यों चाहिए? बेसिकली एटीपी एनर्जी है, बिल्कुल है, लेकिन ये वो एनर्जी है जो सेल के फंक्शंस में यूटिलाइज हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास बहुत नए बॉन्ड्स ही नहीं होंगे, हमारे पास ये चीज नहीं होगी, तो हम नया सेल बना नहीं सकते, ठीक है। हम अपने सेल के फंक्शंस में, अपने सेल के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व करने के बजाय हम नया सेल बना नहीं पाएंगे, एनाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाई एनर्जी बॉन्ड्स का होना जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो आती है बात इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में आपको बहुत इसका कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर आती है। क्या होता है कि आपके सेल्स हैं, सेल्स में आपका न्यूक्लिया है तो एक का दो का छोटा सा और न्यूक्लियोलाई उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट आपको नजर आएंगे। साइटोप्लाज्म बिल्कुल ऑलमोस्ट बेसोफिलिक हुआ होता है, पर्पल कलर का साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट 3 से 5 न्यूक्लियोलाई आपको नजर आते हैं और नॉर्मल साइज डी सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट कोई बड़े नहीं होते जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टीपल सेल्स होंगे। माइटोसिस पूरे लिम्फ नोड में बेतहाशा फैली हुई होती है और इस तरह होती है कि जहाँ पर आपके ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं उनके आसपास का एरिया ऐसे क्लियर सा होता है, तो वो जो स्पेसिफिक पैटर्न बनता है उसको स्टारी स्काई पैटर्न कहते हैं कि आपके लिम्फ नोड्स हैं और उनके आसपास का एरिया क्लियर है तो ऐसा लगता है स्टार्स इन द स्काई जैसे पड़े हुए हैं ना, और वो लिम्फ नोड्स के बीच में भी जो न्यूक्लियोलाई बड़े प्रोमिनेंट से चमक रहे होते हैं, इस वजह से उसको ऐसे कहते हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगी आपको। इसकी इम्यूनोफिनोटाइप में हमारे पास जो एक्सप्रेस होती है वो है CD20, IgM और CD10 वगैरह भी हो सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है, बुक से बस रट्टा मार लेना, इसमें और कोई तरीका नहीं इसको याद रखने का। ये जो क्लिनिकल फीचर्स इसके ये हैं कि ये ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होता है, आपके बच्चों में भी होता है और जो एडल्ट्स मतलब जो मिडिल एज एडल्ट्स हैं उनमें भी होता है, लेकिन बहुत लेट इसका ऑनसेट नहीं है। और आपने याद रखना है कि ये आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग एक तो लिम्फोमा है और आपका वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। प्रेजेंट कर सकता है ये आपकी यही मैस लायर लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट होगी। कौन से एरिया की? आपके मैंडिबल के नोड्स जो हैं आपके मैक्सिलरी एरिया में, यानी नेक नोड्स जितने वो सारे इनलार्ज हो सकते हैं आपके, उस तरह ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ये ल्यूकीमिया के तौर पे भी प्रेजेंट करता है, मतलब आपकी लेट स्टेज में ये ब्लड को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और ब्लड में भी सेल्स जो है वो इस तरह से वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें ये है कि होता तो ये बहुत तेज़ी से मेटास्टेसाइज करने वाला और बहुत तेज़ी से माइटोसिस करने वाला है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी दो तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। यहाँ पर बात खत्म करते हैं। अभी तक किसी को कोई मसला हुई कि नाज़मीन, थैंक यू।